ओके, सो सेकेंड पॉइंट आता है आपका ब्रांच पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक्चुअली ब्रांच पॉइंट पढ़ने से पहले ब्रांचेज के बारे में हम लोग चीज़ें सीख चुके हैं कि भाई ब्रांचेज होती क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और पहचानेंगे कैसे। ठीक है, नाउ अब ब्रांच पॉइंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, ब्रांच पॉइंट तो ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने सिंगल वैल्यू फंक्शन पढ़ा था, है ना। सिंगल वैल्यू फंक्शन में हम लोगों ने सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रांच पॉइंट क्या। सिंगुलर पॉइंट फॉर सिंगल वैल्यू फंक्शन, कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांच पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ आगे। तो ए ब्रांच पॉइंट जेड नॉट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मल्टी वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज अ पॉइंट सच दैट इफ बी मूव along a circular path centered at z equal to z naught, that function does not return to its original value after completing one cycle. ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर मैं साइकिल 2 पाई के साइकिल मूव करूँ, एक साइकिल कंप्लीट की, दोबारा आ गया, अगली बार कंप्लीट की, फिर वहीं पे आ गया, अगली बार कंप्लीट की, फिर वहीं पे आ गया, तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग साइकिल में मूव कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, बट एफ जेड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे सेंटर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रांच पॉइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसमें हम लोग, अगर मैं साइकिल मूव करूं डिफरेंट, मतलब ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई कि वो वाला सेंटर पॉइंट जिसके अराउंड मैं सर्कल में मूव कर रहा हूँ और 2 पाई का रोटेशन कंप्लीट करता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा सेंटर पॉइंट कहलाता है मेरा ब्रांच पॉइंट। एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या है कि फंक्शन एफ जेड बिहेव्स लाइक मल्टी वैल्यूड फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ ब्रांच पॉइंट जेड नोट। जो आपका एफ जेड है वो आपके इस जेड नोट के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी जो आपकी रेडियस है या फिर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हो, इसके नेबरहुड में भी वो फंक्शन मल्टी वैल्यूड कहलाता है। इसमें होगा क्या कि आप लोग इस साइकिल का जो एंगल है वो आप 2 पाई कंप्लीट कर रहे हो और एफ जेड की वैल्यू चेंज हो रहे हो। आर आपका फिक्स है, ठीक है, आर फिक्स है, जेड की वैल्यू फिक्स है, बट आपको एफ जेड चेंज हो रहा है। तो जब आप इस सर्किल में मूव कर रहे हो और उसका जो सेंटर जेड नोट है वो आपका ब्रांच पॉइंट है उस एफ जेड के लिए, और वो एफ जेड आपका कहलाएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल से और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा रिलेट करना चाहता हूँ इसको, कैसे कि ब्रांच पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। कि हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन में सिंगुलर पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। सिंगुलर पॉइंट क्या था, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टी वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में जो आपका जेड नोट है उसको हम लोग सिंगुलर पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, बट वो सिंगुलर पॉइंट कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि उस जेड नोट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सर्कल मूव करता हूँ, सर्कल में मूव करता हूँ तो एफ जेड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रांच पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब पहचानेंगे कैसे ब्रांच पॉइंट को अगर एफ जेड गिवन है, तो आपको याद क्या रखना, सिंगुलर पॉइंट हमने सीखा था एफ जेड के लिए कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता था, बट ब्रांच पॉइंट में क्या है कि फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है या फिर इसका डेरिवेशन वो डेरिवेटिव कहाँ डिफाइंड नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे लोग ब्रांच पॉइंट। कहीं कहीं पर आपको देख के लग सकता है कि फंक्शन डिफाइंड है, बट आपको उसका डेरिवेटिव भी चेक करना है। अगर डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है और वो पॉइंट हमारा ब्रांच पॉइंट कहलाएगा। तो ब्रांच पॉइंट निकालने का तरीका यही है कि जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है या फिर उसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। जैसे हम लोगों ने सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़ा था फॉर सिंगल वैल्यू फंक्शन के लिए। एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 1/5। अब ये जेड की पावर 1/5, ठीक है ना,
पहली बात तो अगर मैं ब्रांचेज की बात करूं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जहां पे क्यू की वैल्यू 5 है तो 5 ब्रांचेज आएंगे। इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग टू एन की वैल्यू 0 1 2 3 4, और जब मैं एन की वैल्यू चेंज करूंगा तो इस एफ जेड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ऐसी 5 वैल्यूज़ मेरे को मिलेंगी इस एफ जेड के। ब्रांच कट की बात करते हैं। अब ब्रांच कट में क्या देखा था हम लोगों ने कि एफ जेड या फिर इसका डेरिवेटिव दोनों डिफाइंड नहीं होते। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से देख के तो लग रहा है भाई डिफाइन है ना, बट जब मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर तो 1/z जेड की पावर -4/5, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ डैश कितना आ रहा है 1/5 जेड की पावर 4/5। अब ये फंक्शन जो है मतलब जो डेरिवेटिव है वो z = 0 पर डिफाइंड है नहीं है। तो जब एफ प्राइम जेड या फिर एफ जेड किसी पर्टिकुलर जेड के करस्पॉन्डिंग डिफाइन नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रांच पॉइंट। तो अगर इस फंक्शन के लिए मैं अगर ब्रांच पॉइंट बोलूँ तो वो क्या है आपका z = 0, ठीक है। तो z = 0 क्या है आपका ब्रांच पॉइंट है, पहचान लोगे ना। तो ये हो गया टाइप 1 के फंक्शन के लिए। अब टाइप 2 वाला जो डिफाइन किया था मैंने लॉग वाला है ना, लॉग जेड के लिए इसमें कितनी थी आपकी ब्रांचेज इनफाइनाइट मैनी, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो कि z = 0 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसको पहचाने के कैसे देख लेते हैं। एफ प्राइम जेड लिया जब मैंने तो 1/z आया। अब ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे नहीं है z = 0 पर। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन पता चला कि भाई ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ब्रांच पॉइंट है वो आपका क्या है 0 है, और करस्पॉन्डिंग टू z = 0 में आपका एफ जेड भी डिफाइंड नहीं है और साथ ही साथ एफ प्राइम जेड भी डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो z = 0 है वो आपका एक ब्रांच पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हो गई ब्रांच पॉइंट की बात। अब ब्रांच पॉइंट की बात होने के बाद कुछ केसेस डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। केस 1, अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का है, ये हम लोगों ने अभी बात की थी z = 0 आपका सेंटर था, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सेंटर था। ज़रूरी नहीं कि वो आपका ओरिजिन ही आपका सेंटर हो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केस 1 कि अगर आपका एफ जेड कुछ इस फॉर्म का है z - z0 की पावर p, और p आपका नॉन इंटीजर, ध्यान रखिएगा p क्या है आपका नॉन इंटीजर। तो इस टाइप का जब आपका फंक्शन आता है ना तो इसमें z = z0 और एक इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो -p आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब p - 1 और नॉन इंटीजर है तो आपकी 1 से कम आएगी वैल्यू। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि 1/z - z0 की और समथिंग आएगी, और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा करस्पॉन्डिंग टू z0, ठीक है। एक पॉइंट तो हमको मिल गया z0 जो कि ब्रांच पॉइंट होगा, बट आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि z की वैल्यू अगर इन्फिनिटी करूँगा तब भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स अर्गेंट प्लेन में अगर मैं z पॉइंट्स देखूँ इस फंक्शन के लिए तो कितना होंगे z = z0 एंड इन्फिनिटी, ये 2 पॉइंट्स होंगे आपके ब्रांच पॉइंट। गॉट इट। सो अब इसमें थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। केस 1 हम लोग इस तरीके से डिफाइन किया कि p आपका नॉन इंटीजर है, ठीक है। एफ जेड = हमारा डिफाइन है z + 4 की पावर 7/3। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो हमने पहले डिस्कस किया था कि टाइप किस तरीके का, ये पहले टाइप का है ना, z की पावर समथिंग कुछ है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही 7 और q की वैल्यू आ रही 3। तो इतना समझ में आ गया कि इस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट कितनी आ सकती हैं 3, और वो डिफरेंट वैल्यूज़ को नाम क्या दिया गया था ब्रांच। तो इसमें कितनी ब्रांचेज हैं 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब ब्रांच पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये हमारा डिफाइंड दिख रहा है, मतलब है ना रियल, अगर मैं उसकी बात करूँ रियल थिंग्स की बात करूँ या फिर कंप्लीट रियल प्लेन की बात करूँ तो ये डिफाइन हो रहा है। और अगर कंप्लीट बात करूँ तो इन्फिनिटी पर डिफाइन है सिर्फ, बट जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा ना तो ये फंक्शन इनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी इनडिफाइंड आएगा, ठीक है। सो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि z = -4 और इन्फिनिटी कैसे होंगे 2 ब्रांच पॉइंट होंगे। और यहाँ से भी आप लोग मैच कर सकते हो कि यहाँ पे z0 की वैल्यू कितनी है -4, तो एक तो आ गया आपका -4, एक आ जाएगा आपका इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ये जो इन्फिनिटी है वो ब्रांच पॉइंट कैसे है, ठीक है। अब ब्रांच पॉइंट
का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल वैल्यूड में हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं सिंगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग, है ना। और सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी हम लोग देख चुके हैं पहले वाले लेक्चरों में कि कैसे हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे, कि जब इन्फिनिटी की बात करते हैं जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। सो अगर मैं जेड की जगह 1/t पुट कर दूँ तो 1/t इक्वल टू हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 1/t माइनस जेड नॉट, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 1/t कॉमन निकालता हूँ तो 1/t की पावर p एंड 1/t इंटू जेड नॉट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कि जब मैं इस फैक्टर को ऊपर ले जाता हूँ तो टी की पावर माइनस p एंड दिस हो गया, है ना। अब इसको अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका टी की पावर माइनस पी है, ध्यान रखिएगा, और पी आपका क्या है, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है ये। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हो ना कि टी इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ये वाला हम लोगों ने जो डिफाइन किया है ना। तो अगर टी इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड है तो ये टी इक्वल टू 0 क्या हो गया, इस फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट, गॉट इट, ब्रांच पॉइंट हो गया इस फंक्शन के लिए। और ये फंक्शन हम लोग कंसीडर किया था क्या, ये जेड की जगह 1/t। तो अगर t इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट है तो एफ जेड के लिए जेड इक्वल टू इन्फिनिटी भी आपका ब्रांच पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि 1/t आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 इज ए ब्रांच पॉइंट फॉर दिस फंक्शन, और अगर 1/t की जगह जेड पुट कर देता हूँ तो मेरा एफ जेड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ब्रांच पॉइंट होगा वो आपको हो जाएगा जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपको पॉइंट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी भी ब्रांच पॉइंट होता है। एक तो आपका -4 है, दूसरा आपका प्लस इन्फिनिटी है। केस 2 की बात करते हैं कि मान के चलो आपके पास फॉर्म कुछ तरीके का है, मल्टीपल तरीके का, जेड माइनस जेड 1 की पावर पी एंड जेड माइनस जेड 2 की पावर क्यू, ठीक है। 2 ब्रैकेट आपके आते हैं और पी और क्यू आपके क्या है, नॉन इंटीजर है। तो इसके आपके कौन कौन से आपके ब्रांच पॉइंट हो सकते हैं, Z1 Z2, एक इन्फिनिटी। Z1 पे आपका अनडिफाइंड है और Z2 पर भी अनडिफाइंड है और एक आपके इन्फिनिटी पर भी फंक्शन अनडिफाइंड है। तो आपके जे क्या हो गए, ब्रांच पॉइंट हो गए। अब इन्फिनिटी कब लेना और कब नहीं लेना है वो भी देख लेते हैं। अब P और Q आपके 2 इंटीजर्स हैं, तो अगर आपका P और Q का समेशन किया आपने और नॉन इंटीजर आ रहा है, ठीक है, नॉन इंटीजर आ रहा है, तब आप लोग बोल सकते हो कि Z इक्वल टू Z1 Z2 और इन्फिनिटी आपके ब्रांच पॉइंट्स होंगे। और अगर मान के चलो इन दोनों का समेशन एक इंटीजर आ रहा है तो आपका इन्फिनिटी आपका ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, क्या कि जब आपको 2 ब्रैकेट्स दिखें, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि Z1 इक्वल टू Z1 Z2 और इन्फिनिटी आपके ब्रांच पॉइंट है। तो इन्फिनिटी कब इंक्लूड करना है कब नहीं करना वो भी आपको याद रखना है। आप क्या करेंगे, P और Q को वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि अगर नॉन इंटीजर है तो भाई इन्फिनिटी आपको इंक्लूड करना है ब्रांच पॉइंट वाली श्रेणी में, और P और Q को अगर ऐड किया और इंटीजर मिला तो आपको इन्फिनिटी नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हम लोग इसमें अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ तो डेरिवेशन भी हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एफ जेड की जगह 1/t रखा, ठीक है, इन्फिनिटी की बात ही कर रहे थे हम लोग, जब 1/t रखा जेड के तो हम कुछ इस तरीके से मिल सका। इसमें टी की 1/t कॉमन लिया तो अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये टी इक्वल टू 0 पर भी अनडिफाइंड है, ये टी इक्वल टू 0 पर भी अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर टी इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड है तो ये आपकी इन्फिनिटी के लिए भी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए भी एफ जेड वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ये वाला भी एफ जेड के लिए एफ जेड वाला फंक्शन भी अनडिफाइंड होगा, गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं आप लोग, टी की पावर पी एंड क्यू आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ भी रखो डिफाइंड आएगा, तो सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं इस वाले फैक्टर पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी की पावर माइनस पी प्लस क्यू है, और पी प्लस क्यू अगर इंटीजर है, अगर ये इंटीजर बन जाता है, अगर ये इंटीजर बन जाता है तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा, और सिंगल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर जो आपके सिंगुलर पॉइंट है वो आपके Z1 और Z2 होंगे। अगर मान के चलो ये वैल्यू P प्लस क्यू इक्वल टू नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर है और आपको पता है नॉन इंटीजर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन के लिए। तो जब P प्लस क्यू इंटीजर देगा तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होंगे, P प्लस क्यू नॉन इंटीजर होगा तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होंगे।
अरे आप खुद देखिए ना, टी इक्वल टू मान चलो ये 1 आ गया, तो एक ही तो वैल्यू आ रही 1/t, गॉट इट। और अगर मान के चलो ये नॉन इंटीजर है, टी की पावर मान के चलो कुछ भी आ गया -1/2, तो प्लस माइनस √t आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इंटीजर आ रहा तो ये सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन इंटीजर आ रहा तो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी p+q इंटीजर होगा तो z1 और z2 आपके ब्रांच पॉइंट होंगे, p+q अगर नॉन इंटीजर है तो आपके z1 z2 और इन्फिनिटी आपके ब्रांच पॉइंट्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास fz कुछ इस तरीके से डिफाइन है, fz इक्वल टू z+4 एंड z-1 अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों p और q की पावर जो है आपके नॉन इंटीजर हैं। सबसे पहले करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। ऐड किया तो आपको नॉन इंटीजर मिला, तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी इंक्लूड करना है। तो z इक्वल टू -4, 1 और इन्फिनिटी आपके क्या होंगे, ब्रांच पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब नाउ सेकंड में देखते हैं, √z² -64, इसको मैंने फैक्टराइज किया, z+8⁻1/2 एंड z-8⁻1/2। p कितना है 1/2, q कितना है 1/2, ऐड किया, इंटीजर दिया तो इसका मतलब क्या है, जीरो वाला पार्ट नहीं लेना है, हटाओ फिर, तो आपका आ जाएगा z इक्वल टू +/-8 ब्रांच पॉइंट्स। तो ये ब्रांच पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कब इंक्लूड करना है इन्फिनिटी और कब नहीं इंक्लूड करना। केस 2 के बाद केस 3 की बात कर लेते हैं कि मान के चलो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ln z-z0, ठीक है। जब इस टाइप का तो आपको पता है कि ये ln वाला फंक्शन जो है कब आपका डिफाइन नहीं होगा, तो z इक्वल टू z0 पर डिफाइन नहीं होगा और इन्फिनिटी पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो आपके पास ये दो आपके ब्रांच पॉइंट होंगे इस वाले टाइप के लिए। तो पहला टाइप आपने क्या देखा था, केस 1, जिसमें सिर्फ सिंगल ब्रैकेट था, पावर थी आपकी p/q के फॉर्म में, या फिर कह सकते हो p की पावर थी और आपका उसमें p क्या था, नॉन इंटीजर था। सेकंड क्या देखा, दो ब्रैकेट का मल्टीपल p और q। अब थर्ड क्या है, लॉग वाला फंक्शन। लॉग वाले फंक्शन में क्या होगा, z0 और इन्फिनिटी आपके ब्रांच पॉइंट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ln z-2, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि 2 आपका एक ब्रांच पॉइंट है और इन्फिनिटी भी आपका एक ब्रांच पॉइंट है, गॉट इट। तो ये ब्रांच पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है ब्रांच कट।